हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के मैं आप लोग के सामने आया हूँ। उसके कुछ क्वेश्चंस जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करके आप लोग के सामने बताते हैं और बहुत ही ट्रिकी अप्रोच के साथ, बहुत ही नॉर्मल अप्रोच के साथ, ट्रिकी के साथ साथ बहुत ही नॉर्मल अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। ज़रा से उसको देखिएगा और आप लोग भी इस अप्रोच को पसंद आए तो फॉलो कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप देखिए क्वेश्चन को नॉर्मली हम पढ़ते हैं और सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करते हैं। इस चैप्टर में पिक्चर ड्रॉ कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। आप सेकंडों में क्वेश्चंस को क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को बनाते हैं। समतल भूमि पर किसी बिंदु P से, समतल भूमि पर कोई बिंदु P है और उसी समतल भूमि पर क्या है, एक क्या खड़ा है, तो एक है आपका मीनार, है ना। एक समतल भूमि पर एक मीनार खड़ा है। तो इस मीनार का हाइट आपको दे दिया गया है 110√3 और इसके लिए एक चीज़ और बताया गया है क्या कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इसके शीर्ष का उन्नयन कोण एक बिंदु P है समतल जमीन पर, उस पर इसका एंगल बताया गया है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपको बताना है इसमें मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से 60 से 30 की तरफ जो ही हम मूव करते हैं तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम 30 से 60 की तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा √3 से। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगर ये एंगल 45 हो जाता तो ये और ये दोनों का दोनों इक्वल हो जाता। यही तीन चीज़ों को आप लोग दिमाग में रखना है कि 60 से 30 की तरफ चलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा √3 से और 30 से 60 की तरफ जाएंगे तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, √3 से। अगर 45 एंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। अभी ये 110√3 हमारा ये वैल्यू दिया गया है और हमको इससे इस वैल्यू पे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो ही √3 से इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 330। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा सा देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका ये। चलिए हम इसमें अब आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शीर्ष से, यानी एक खंभा है जिसकी हाइट है 17.75 मीटर, एक सीधे खड़े मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इसके शीर्ष का उन्नयन कोण आपको, एक सीधी खड़ी मीनार है उससे बताया गया, दोनों के दोनों जमीन पर ही होंगे स्थित, इसमें कोई शक नहीं। और इसका जो उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। याद रखेंगे उन्नयन कोण हमेशा जिस भी शीर्ष का दिया रहे या पाद का रहे, किसी भी चीज़ का जब उन्नयन कोण बोले तो उन्नयन कोण जिसका भी रहे उससे नीचे फॉर्म होता है और अवनमन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म होता है। और वो जो उन्नयन कोण बने या फिर अवनमन कोण बने, दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री दिया गया है उन्नयन कोण, ये 60 डिग्री दिया गया है। मीनार का उन्नयन कोण दिया गया है इस खंभे के शीर्ष पे। यदि मीनार 58.75 है, अच्छा मीनार का जो हाइट है वो दिया गया है 58.75। आगे बढ़ते हैं। तो खंभे के आधार से मीनार के आधार कितनी दूरी है, मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो इस डिस्टेंस को देखते ही फाइंड आउट करके कैसे करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था ये 17.75 है तो ये भी 17.75 ही होंगे। ठीक है, ये 17.75 है तो ये भी डिस्टेंस कितने होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 17.75 से ये भी डिस्टेंस हो गया 17.75। अब हम बात करते हैं क्या कि हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, इसका निकालना है। तो ये जो भी वैल्यू होगा, अच्छा देख लीजिए एक चीज़ और जरा सा ध्यान दीजिए कि 58.75 है और ये 70.75 है। तो इससे इसको जो ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको जो ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 41 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 60 है तो आप देख लीजिए ये एंगल 30 होगा। 30 से 60 की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 41/√3। ठीक है, 30 से 60 की तरफ डिवाइड होगा और 60 से 30 की तरफ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 41/√3। यही इसका रिजल्ट होगा। अगर नीचे में देखिए रूट का कोई टर्म नहीं है तो हम फिर से यहाँ क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो इसका रिजल्ट होगा 41√3/3।
ऑप्शंस को चेक करेंगे कि ये किस में है, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे इस ऑप्शन को आप गलत कीजिए और यहीं पे ये 40 बाई मिस्टेक दे दिया गया है, इसका आंसर ये होगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति, 1.8 मीटर लंबा ये व्यक्ति है। चलिए इसका मतलब इसका हाइट ले लिए इंसान का, और एक मीनार से 30√3 मीटर दूरी है, तो 30√3 मीटर एक मीनार से इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा गिवन है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यदि उसके नेत्र मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के शीर्ष से उसके नेत्र पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, तो वो आपका बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई मतलब ये, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये पता करना होता है कि हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो देखिए ये एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल मेंस का पूछा गया, वो आप लोग देखते रहिए कि किस किस एग्जाम का है, हम सिर्फ क्वेश्चन को बताते हैं। ये 30 डिग्री है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये 30√3 है, तो ये भी 30√3 है। अब हम इससे इसके तरफ जाएंगे, 30 से 60 की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, √3 से डिवाइड होगा, और जो ही √3 से डिवाइड होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 30 होगा। ये 1.8 है, तो ये भी 1.8 होगा। टोटल डिस्टेंस हम दोनों को ऐड कर देंगे, 31.8। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, 31.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधे खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मतलब 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करते चले जाते हैं। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये मीनार है और ये इसके शीर्ष पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पे था, ये कितने फीट की दूरी पे था, 60, दोनों का आधार एक दूसरे से 60 फीट की दूरी पे था, तो मीनार की ऊंचाई पता कीजिए। मतलब ये डिस्टेंस आपको फिर से पूछा जा रहा है। ये 60 है, तो बिना किसी शक के ये भी 60 होगा। इससे इसके तरफ मूव करेंगे तो हम बताएं 60 से जो ही 30 की तरफ मूव करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60√3। ये 24√3 है, तो ये भी 24√3, और ये पूरा डिस्टेंस यानी पूरा लेंथ अगर निकालना हो तो ये 60√3, ये 24√3, दोनों को ऐड कर देंगे 84√3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोई किसी एग्जाम का है, Tier 2 23 का। देखिएगा उसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को बताते हैं। 680 मीटर ऊंची एक इमारत, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इमारत का जो हाइट है वो बता दिया गया है, कितना, 680 मीटर का इमारत है के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब इसका टावर उससे क्या होगा, नीचे होगा। क्यों, क्योंकि उन्नयन कोण जब किसी का भी बनता है तो उससे डाउन ही बनता है। इसका मतलब ये इमारत छोटा होगा और टावर क्या होगा, ऊंचा होगा। कभी कभी टावर छोटा पड़ जाता है, इमारत ऊंचा होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर इमारत ही छोटा है, तो अब हम क्या बोलते हैं, ये 45 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। अब आगे है, तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी टावर के शीर्ष का इसी के आधार से, इसी के बेस से क्या है, इसका फिर से दिया गया है उन्नयन कोण। कितना डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है। तो टावर का ऊंचाई मतलब ये पूरा का पूरा लेंथ, फिर से इसी तरह की चीज़ें पूछी जा रही है। तो चलिए फिर से हम बनाते हैं। अगर ये 680 है तो इसमें भी निसंदेह ये कितने होंगे, 680 होंगे। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन में जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास ये 680 है, 680 है, ये किसी भी ट्रायंगल का कंप्लीट लेंथ नहीं है। कंप्लीट लेंथ ये है हमारा, कंप्लीट लेंथ ये पूरा का पूरा है, या फिर ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का कंप्लीट लेंथ है। तो हमें यहाँ इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, किसी भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, जरा सा देखिएगा। ये 45 यूनिट है, इसका मतलब ये लेंथ
और ये लेंथ इक्वल होगा, और ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इक्वल होगा ये, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो जरा सा बात कीजिएगा, अगर हम इसको 1 यूनिट ले लें तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। मेरे समझ से ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब देखिए इस ट्रायंगल की हम बात करें, ये जो भी ट्रायंगल है, नाम दे सकते हैं आप ABC अपने स्तर से, नहीं भी दे सकते हैं। तो क्या ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये 60 है, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हम 60 से जो ही 30 की तरफ मूव करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू 1√3, या डायरेक्ट √3 बोल सकते हैं, 1√3 यूनिट होगा इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू। लेकिन इस पूरे का वैल्यू पहले से दे दिया गया है क्या, दैट इज 1 यूनिट प्लस, इसको हम सही से लिख दें, 1 यूनिट प्लस कितना, 680। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये √3 यूनिट और √3 यूनिट जो है 1 यूनिट प्लस कितना, 680 के इक्वल है। इसका मतलब 680 जो हो जाएगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, ये √3 और ये 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3 - 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो √3 - 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 680। इसका मतलब 1 यूनिट का अगर वैल्यू पूछ दे हमसे, ये 1 यूनिट का वैल्यू पूछ दे, तो हम क्या कर निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, 1 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, 680 और √3 - 1। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि ये अगर 680 है तो हम बोल सकते हैं 680/√3 - 1। ये किसका वैल्यू होगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, टावर का हाइट पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 + 1, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, √3 + 1। अगर इसको जो ही हम सॉल्व करते हैं तो ज़रा सा देखिएगा, ये और ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इस दोनों को हम सॉल्व करके 2 लिख रहे हैं। ठीक है, और 2 से इसको लिखते हैं तो ये 340 हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आया 340 × √3 + 1, ये आया आपका किसका वैल्यू, तो ये आया आपका 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू कहने का मतलब क्या, ये हमारा 1 यूनिट, और उसमें हम किसको ऐड कर देंगे, 6, इसमें हम किसको ऐड कर देंगे, 680 को। तो 680, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चला गया, लेकिन कुछ नहीं, आपको यूनिट निकालना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 680 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने 1 यूनिट का वैल्यू निकाला और 1 यूनिट हमारा यही था, और 680 तो ये पहले से है, तो इस दोनों का एडिशन जो होगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, और 340 अगर हम इस दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, मतलब ये हो जाएगा 3 + √3। इस तरह से इन चीज़ों को, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा ज़्यादा तोड़ दिया, इसलिए समय लगा। बाकी इस चीज़ को आप अपने मन में भी कर सकते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वे तीनों संरेख है, यानी स्तंभ के सम्मुख कहने का मतलब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट है, सामने है। तो आप देखिए ये हमारा प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, और इसके सम्मुख मतलब एक लेफ्ट साइड होगा तो एक राइट साइड होगा। ठीक है, ये देखिए हम 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वो तीनों संरेख है। एक ही लाइन में तीनों का तीनों हमने दे दिया, प्रकाश स्तंभ, ये एक जहाज, ये एक जहाज। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, जैसा ध्यान दीजिएगा। अवनमन कोण क्या बनेगा, हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। एक हमारा 30 है, एक हमारा 60 है। कौन 30 है कौन 60 हमें पता नहीं, किसी को भी मान लीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। अगर ये 30 होगा तो देखिएगा 2 पैरेलल लाइन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये हमारा कितना है 60 है, तो ये भी हमारा 60 होगा। 2 पैरेलल लाइन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए ट्रायंगल आपके सामने बन चुका है। यदि 2 जहाज़ों के बीच की दूरी 200, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 230 √3, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बोली जा रही है, मतलब ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश स्तंभ की लंबाई। तो जरा सा समझिएगा इन चीज़ों को जो हम बताते हैं। ये डिस्टेंस हमको क्या है, ये डिस्टेंस हमसे दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में। तो अगर मान लीजिए अगर हम इसको 1 माने, सपोज, यानी कोई भी वैल्यू हम मान सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे माने तो देखिए अगर इसको हम 1 मानते हैं, सपोज, चलिए यही चीज़ ज़्यादा सही है। अगर इसको हम 1 मानते हैं तो ये वैल्यू कितना होगा, 60 से हम 30 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना, √3। ठीक है, अगर हम इसको √3 माने तो जरा सा समझिए, ये 1 से √3 की तरफ गए। अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू 60 है,
ये वैल्यू 60 है और ये क्या है 30 है। तो फिर यहाँ से हम किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। तो √3 से फिर इसके तरफ जाएंगे, 60 से 30 की तरफ जाएंगे तो ये फिर से हो जाएगा 3। मतलब ये नीचे का जो यूनिट हो जाएगा 3 और 1 4, ये 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 230√3। और हमसे पूछा क्या जा रहा है उस पर जरा सा बात करते हैं, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई को आपने कितना मान चुके हैं √3 यूनिट। ये कितने की वैल्यू थी, ये वैल्यू थी सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट की। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कितने √3 यूनिट की वैल्यू, तो आप यहाँ सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से 230√3 डिवाइड बाई 4 इंटू कितना √3। ये √3 सॉल्व होकर के 3 हो जाएगा। और 4 से जो ही इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कर सकते हैं कितने बार में, ये 115 57.5। और इसको जो ही आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 172.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गली में स्थित मकान ए के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष और पाद के उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री है। यदि मकान ए की ऊंचाई 36 मीटर है तो मकान बी की ऊंचाई कितनी है। जैसा देखिएगा बोला जा रहा है आपका उत्तर पूर्ण अंकों के सबसे निकट होना चाहिए, यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए, पूर्णांक के पास होना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा गली में एक मकान है जिस मकान का नाम है ए। ठीक है, ए के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष और पाद के उन्नयन कोण। एक दूसरा मकान कितना है हमारे पास बी, और बी के बारे में बताया गया है क्या कि शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण, यानी इसका मतलब शीर्ष से इसका शीर्ष, यानी ए के शीर्ष से एक गली में स्थित मकान ए के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष और पाद के उन्नयन कोण, यानी बी के शीर्ष का ये क्या है उन्नयन कोण, ठीक है ना, और इसके पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण ऊपर बनेगा और उन्नयन कोण नीचे बनेगा। इसी चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे पहला दिया गया है क्या, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये मकान बी है, ये आपको कितना डिग्री दिया हुआ है 45, तो ये 45 है, तो ये भी हो गया आपका 45। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एकांतर अंतःकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो हमसे पूछा गया है, इस चीज़ को हम देख लें, बी का ही हाइट पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट। ठीक है, ए का दिया गया है लेंथ कितना 36, ये 36 है तो बिना डाउट के ये कितना हो जाएगा 36 होगा। ये 36 है तो ये लेंथ 36 है। अगर ये 45 है तो ये भी हमारा 45 ही होगा, और ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये 36 तो फिर से ये कितना हो जाएगा 36। हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच गया, तो इस चीज़ को निकालने के लिए 60 से 30 की तरफ जा रहे हैं फिर से, तो ये होगा 36√3। मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। आप 36√3 को सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि डेसिमल में सॉल्व करना है तो 1.73 या 1.7 ही ले लीजिए, चूँकि थोड़ा डिस्टेंस तो सेम है ऑप्शन का, लेकिन देखते हैं सॉल्व करके। इसको करेंगे तो 17 से 6 में 102, 10 51 10 61, और ये हो गया 36। दोनों को जोड़ेंगे तो 97.2। पूर्णांक में आंसर देना है 98। ठीक है, इसके बगल में वही रिजल्ट आ रहा है, 97.2 है तो इसके बगल में आ रहा है 98। ओके, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 1-2 क्वेश्चन और होंगे, बताते हैं। 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से समतल जमीन पर टावर के आधार के विपरीत दिशा में दो बिंदु P और Q के अवनमन कोण थीटा और फाई इस प्रकार है। चलिए देखिए, 75 मीटर ऊंचा एक टावर है, दो अलग अलग यानी समतल जमीन पर टावर के आधार के विपरीत दिशा में दो बिंदु है, एक जगह बिंदु P है, एक जगह बिंदु Q है। चलिए बढ़ते हैं। और बताया गया क्या कि P और Q का अवनमन कोण थीटा और फाई इस प्रकार है, यानी P और Q दोनों पर ये कितने एंगल बना रहे हैं, अवनमन कोण बना रहे हैं। अवनमन कोण हमको पता है कि हमेशा ऊपर बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, ये हो जाएगा हमारा फाई। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये फाई है तो ये भी फाई। अब आगे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये चीज़ को देखिएगा, tan थीटा 3/4, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, अगर ये 3 है तो ये 4 है। अगला क्या है tan फाई π/8, अगर ये 5 है तो ये कितना है 8 है। क्वेश्चन ऐसा बता रहा है P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, तो P और Q यही दूरी है,
चलिए बात करते हैं। अगर ये एक इससे कंपेयर करें तो ये 3 है और इससे कंपेयर करें तो ये 5 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों कंडीशन में ये 15 हो जाएंगे। तो जब 3 से इसका मल्टीप्लाई किए तो इसका रिलेशन इससे है, तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको किससे करना पड़ेगा, 5 से। ये हो गया 20, ये हो गया 24। अगर दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 44। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए ये 15 है। आपको एक चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन में गौर कीजिएगा तो ये 75 दिया हुआ है टावर की हाइट। टावर की हाइट कितनी है, 75। ये 15 था तो 75, इसका मतलब 1 का मतलब 5, तो यहाँ से 44 का मतलब 44 गुने 5 220। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गई। आगे देखते हैं। सारे किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। 120 मीटर ऊंची टावर के ऊपर से एक पोल के शीर्ष का अवसाद कोण 45 डिग्री है। 120 मीटर ऊंची टावर के ऊपर से, 120 मीटर ऊंचा टावर के ऊपर से एक पोल के शीर्ष का अवसाद कोण, तो पोल का शीर्ष इसका मतलब इससे नीचे होगा, क्योंकि अवसाद को जब कभी भी बात कर रहा है तो एंगल कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ऊपर बनेगा तो ये होगा इसका अवसाद कोण कितना, 45। चलिए ये दिया हुआ क्वेश्चन में 120। आगे बढ़ते हैं। और पोल के पैर का अवनमन कोण थीटा है। पोल का पैर का क्या, अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण किस से, तो यहाँ बता रहे हैं टावर के ऊपर से। एक पोल के शीर्ष का अवसाद कोण इतना है और पोल के पैर का, मतलब दोनों शीर्ष से ही बोला जा रहा है। यानी मतलब यहाँ से हम यहाँ देखेंगे ये चीज़ें, ये जो है ये बोला जा रहा है कितना डिग्री है, पोल के पैर का अवनमन कोण थीटा है। तो थीटा है तो यहाँ से क्या बनेगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। इसका मतलब यहाँ से वही एकांतर अंतर कोण से ये एंगल थीटा होगा। जैसे कि tan थीटा 3/2। चलिए उसके बारे में देखते हैं। पोल की ऊंचाई मतलब इसकी हाइट पूछी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं। अब ये दिया गया tan थीटा 3/2। अगर ये थीटा है इसका मतलब ये वैल्यू कितना होगा, 3, और ये वैल्यू होगा 2। अगर 3 का मतलब 120 है, इसका मतलब 2 का वैल्यू कितना होगा, 80 होगा। ये लेंथ हमारे पास 80 है। पूछा जा रहा है पोल की ऊंचाई, पहले ही हम इस चीज़ को कर चुके हैं। तो चलिए देखिए, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। अगर ये 45 दिया गया, ठीक है ना, पहले से ये चीज़ें क्लियर थी कि ये एंगल इसके साथ 45 बना रहा है ना, तो ये फिर इसके साथ ये एंगल कितना बनेगा, 45 बनेगा। ठीक है, ये एंगल 45 बनेगा। तो जरा सा देखिएगा यहाँ पे, ये टोटल 120 है, ये हमारे पास 80 है, तो ये साइड भी क्या बनेगा, 80 ही बनेगा। ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 ही होगा। ये टोटल 120 है तो 80 हट गया तो ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 ही होगा। ठीक है, तो ज़रा इस पर देखिएगा और इस तरह से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को बनाने का, क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा कितना, 40। आगे फिर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के हमारी क्लास का, जैसा देखिएगा। एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचाई बना घर, 15 मीटर ऊंचा बना घर होगा। एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई दोनों चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा फिर से इसको पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा कि एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर, एक नदी का किनारा है, उसके एक किनारे पर स्थित एक 15 मीटर का क्या है, घर है। ठीक है, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी, दूसरे किनारे पर एक चिमनी है। ठीक है, तो यही हो जाएगी क्या, इसका लेंथ, मतलब इसका क्या हो सकते हैं, चौड़ाई, किसकी, नदी की चौड़ाई। तो चिमनी के सामने, घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ पर जरा सा देखिएगा, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है, घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण। घर का छत ये है और चिमनी का तल ये है हमारा। इसके बीच का जो अवनमन कोण बताया गया, यानी ये कोण जो बताया गया वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अगर ये 30 है तो निस्संदेह ये भी 30 होगा। और घर किससे होगा, तो एकांतर अंतः कोण से होगा। और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, घर का तल जरा सा ढूंढिए किधर है, घर का तल ये है, और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ये एंगल जो है आपको दिया गया है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है,
तो नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी, कितना ही चीज़ दिया हो, इससे ज़्यादा चीज़ दिया हुआ है नहीं। जैसा देखते हैं ये 15, इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा करके देखते हैं, कुछ काम आ जाए। तो ये 60 है हमारा, ये 15 है हमारा, तो ये 15 है, तो ये 15 से ये क्या होगा 15, सही चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखिए 15 से 15 हो गया। अब हमारा ये लेंथ देखिए, ये जो भी लेंथ होगा उसका ये √3 टाइम्स होगा, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री है एक चीज़, यानी इसका ये √3 टाइम्स होगा। ये 30 है तो 30 से 60 की तरफ बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये 60 है। 30 से जो है 60 की तरफ बढ़ेंगे तो वो डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड होगा, तो √3 से डिवाइड होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इधर से इधर बढ़ेंगे तो √3 से डिवाइड होगा, और इधर से इधर बढ़ेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो चूंकि हमको उल्टा बढ़ना है तो हम √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 60 से 30 की तरफ फिर भागेंगे तो ये फिर √3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 45 हो जाएगा ये पूरे का लेंथ। ये 45 हो गया तो ये लेंथ कितना हो गया, 30 हो गया। चलिए देखते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बताया जा रहा है कि नदी की लगभग चौड़ाई, नदी की चौड़ाई तो यही है 15√3। चलिए बात करते हैं आगे, फिर क्या है उसके बाद चिमनी की ऊंचाई बोला जा रहा है। तो चिमनी की ऊंचाई तो यहाँ कन्फर्म है 45, तो देखिए 45 एक ही ऑप्शन में है, बाकी चीज़ों को बिना चेक किए भी हम आंसर दे सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व कीजिए, इसी के अप्रॉक्स आएगा, है ना। तो 15√3 को चलो हम सॉल्व कर भी देते हैं। 1.7 से इसको करेंगे तो 255 यानी 25.5। चलिए अप्रॉक्स कितना हम ले लेते हैं इसको 26। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्यों, क्योंकि दूसरा हमारा यहाँ पे मैच कर चुका है 45। तो इस तरह से हमने आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करवाएं। आप लोग ज़रा इसको देखिएगा और बनाइएगा फिर से हो सके तो हम इस पर क्वेश्चन आपको बताएंगे। जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ी चीज़ें होती है लैंग्वेज को समझ करके फ़ोटो को ड्रॉ करना। अगर एक बार आपने पिक्चर ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। अगर पिक्चर ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। और लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, कंटिन्यू आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आपका पूरा का पूरा अरिथमेटिक में प्रॉब्लम होने जा रहा है। इसलिए आप लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़िए, लैंग्वेज पर थोड़ा सा कमांड कीजिए, और जो ही इस पर कमांड हो जाएगा उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपको किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछते, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन बोलिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन टफ बनता ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है बात। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं यकीन हो तो और किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को लाइएगा, हम करवाएंगे अगले सेशन में आपको CDS के क्वेश्चंस को भी करवाएंगे अगले सेशंस में, और किसी भी एग्जाम में इसके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस को बनाएंगे और आपके सामने सहूलियत के साथ क्वेश्चन को बनाएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।